हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चले हम एमकॉम की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं। तो एमकॉम एंट्रेंस 2020 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने के लिए जो पॉसिबिलिटी बनती है तो इनकम टैक्स सब्जेक्ट से उठाए हैं कुछ क्वेश्चन, उसी की डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया, इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग। आयकर सर्वप्रथम निम्नलिखित द्वारा लाया गया। जो आयकर पहले आया था, इनकम टैक्स रूल्स आया था, जो इनकम टैक्स आया था पहले, क्या आज भी वही है कि चेंज हो गया है? बहुत सारे अमेंडमेंट आ गए, हर साल अमेंडमेंट आते हैं। तो फर्स्ट टाइम किसने लाया था इसको? फर्स्ट टाइम कौन लाया था? तो यहां लिखा हुआ है सर जेम्स विल्सन। तो सर जेम्स विल्सन पहला आंसर जो है, राइट आंसर है, इन्होंने ही इसको लाया था। सर जेम्स कई बच्चे याद रखते हैं, विल्सन नहीं याद रखते। सर जेम्स गलत आंसर है, जब तक आगे विल्सन नहीं लगाते उनका नाम कंप्लीट नहीं होता, और कंप्लीट नाम नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आगे सर न्यूटन ना, ये है सर ल्यूकास पैसिओली। कुछ कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जो है कुछ नाम सुने होते हैं, तो जैसे सुना सुनाया नाम आता है तो कहते हैं यस 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 ये सुना है, यही होगा। लेकिन वो किस चीज के लिए सुना है? न्यूटन कहाँ सुना है? तो न्यूटन साइंस में सुना है। अच्छा जी, ये सर जेम्स ये इनकम्प्लीट है। आगे ल्यूकास पैसिओली सुना सुना है, कहाँ सुना है? ये अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम को जनरेट किया है। कौन? ल्यूकास पैसिओली जी ने। क्लियर? तो आंसर हमारा ए है यहां। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर। अब दो तरह का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड डिसाइड करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो अब जीएसटी के रूप में आ गया है। अब उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, तीन पार्ट में, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है ना। वो मैंने पिछले क्लास में जीएसटी वाले में डिस्कस किया है, आप उसको डीप में पढ़ लीजिएगा, वहां भी एमकॉम में भी उसको बहुत हेल्पफुल होगा वो। क्लियर? जरा देखिएगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में वर्क करता है? तो इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? जरा देखिएगा, तो आयकर विभाग नियंत्रण में काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। बच्चा ये सुना कहा, यस यस सर ने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पूरी बात सुनिएगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यस ये आंसर आपका सही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है ना। अगर ये पूछ लिया गया डायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा नियंत्रण किया गया, तब आप बताएंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तब भी वही आप बोलेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? लिखा है हु मे बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। असाधारण निवासी कौन हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्स में, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू कितने पर्सन डिसाइड किए गए? कितने तरह के पर्सन होते हैं? तो टोटल जो पर्सन होते हैं वो 7। कौन कौन से? एक होता है इंडिविजुअल, मैंने बता रखा है पहले लेक्चर में, इंडिविजुअल, उसके बाद एचयूएफ, उसके बाद फर्म, उसके बाद कंपनी, उसके बाद एओपी, उसके बाद बीओआई, उसके बाद आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 इतने तरह के पर्सन होते हैं। तो कितने तरह के पर्सन होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू? 7 तरह के पर्सन होते हैं। ये भी आपका सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इसका भी जवाब देंगे। दूसरा, कौन कौन होते हैं? तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी,
AOP, BOI आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। मैं बात करूं यहां जो है किसकी बात, यहां कह रहे हैं असाधारण निवासी कौन हो सकता है। तो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मैं 7 तरह के पर्सन जो है इनको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, जरा देखिएगा। अब मैं डिस्कस करूंगा कि कैसा, तो जो रेसिडेंस है वो प्रीवियस ईयर में भारत में रहने के आधार पर डिसाइड किया जाता है। हम भारत में पैदा हुए थे लेकिन भारत के अनिवासी इनकम टैक्स के पर्पज से हो सकते हैं। हम इंग्लैंड में पैदा हुए थे लेकिन भारत में निवासी इनकम टैक्स के पर्पज से हो सकते हैं। तो इनकम टैक्स में निवासी है कि अनिवासी है, ये डिसाइड करने के लिए भारत में प्रीवियस ईयर में रहने के दिनों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो इनकम टैक्स का क्या होता है, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर के इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स चार्ज होता है। तो प्रीवियस ईयर में जितने दिन भारत में रहा है उन्हीं रहने के बेसिस पे रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंट डिसाइड किया जाता है। लेकिन रेसिडेंट 2 तरह का होता है, एक आ गया रेसिडेंट और एक हो गया नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना। एक हो गया रेसिडेंट और एक हो गया नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को बोलते हैं निवासी और इसको बोलते हैं अनिवासी। लेकिन जो रेसिडेंट है वो 2 होता है, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है ना। तो जब वो रेसिडेंट डिसाइड हो जाता है कि ये पर्सन भारत का निवासी है, अगर भारत का निवासी नहीं है तो बात खत्म। अगर ये डिसाइड हो गया कि ये भारत के निवासी है तब देखा जाएगा कि ये साधारण निवासी है कि असाधारण। वो पर्सन रेसिडेंट है, अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये केवल 2 केसेस में, ओनली 2 केसेस, ये केवल 2 केसेस में 2 पर्सन के लिए अप्लाई होता है। किसके किसके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए और दूसरा HUF के लिए। एक इंडिविजुअल के लिए, दूसरा HUF के लिए। बाकी जो 5 तरह के पर्सन आते हैं उनके लिए केवल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, यानी इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी साधारण और असाधारण निवासी भी देखा जाता है। लेकिन इंडिविजुअल और HUF 2 तरह के पर्सन में ही अप्लाई होता है, साधारण और असाधारण। बाकी जितने तरह के पर्सन हैं, बाकी जो भी 5 पर्सन बच रहे हैं उनके लिए ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं देखा जाता है। क्लियर, उनके लिए केवल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट देखा जाता है। डन। तो चलिए यहां लिखा है असाधारण निवासी कौन हो सकता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, AOP, HUF। तो मैंने बोला है 2, एक इंडिविजुअल और एक HUF। HUF यहां दिया हुआ है तो सही ऑप्शन होगा D नंबर, HUF। ये सर HUF क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। सर AOP क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द SSC आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। बताइए, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंस के बेसिस पर द SSC माने कौन, करदाता, आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो बच्चों के दिमाग में है सर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कैसे, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सर 2 भी हो सकता है, एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल के लिए देखा जाता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। लेकिन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए इन 2 चीजों के लिए 3 देखा जाता है। अब बाकी जो 5 बचते हैं उनके लिए क्या देखा जाता है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अब आप बताइए तो यहाँ क्या आंसर आप देंगे, 2 देंगे कि 3 देंगे? कंफ्यूजन हो गया सर। यहाँ SSC जो हो गया वो करदाता तो नहीं, अगर कुछ कहा है कि इंडिविजुअल है कि HUF है तो हम यहाँ
इंडिविजुअल को मान के ही चलते हैं। यहाँ एसएससी करदाता हम इंडिविजुअल को मान के ही चलेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। कंफ्यूजन नहीं। अगर यहाँ कंपनी देता तो केवल 2, फर्म देता तो 2, एओपी देता 2, बीओआई देता तो 2, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन 2। लेकिन अगर इंडिविजुअल दे दिया और एचयूएफ दे दिया तो 3, और कुछ नहीं दिया तो इंडिविजुअल मान के काम करेंगे और आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम इज, कृषि आय है। तो क्या जो हमारे किसान लोग हैं, किसान भाई लोग हैं और जो फार्मर हैं, वो जो इनकम जनरेट करते हैं सिंचाई, गुड़ाई, निराई, बुआई करके खेतों से, क्या वो भी गवर्नमेंट को अपने इनकम पे टैक्स पे करने जाते हैं? ना। एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, उन पे कोई टैक्स नहीं चार्ज होता। बट जमीन से उत्पादन होने वाले कई चीज होते हैं, जैसे रबर होता है, कॉफी होता है, उसका कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है और कुछ एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी कुछ एग्रीकल्चर मानी जाती है और कुछ बिजनेस का माना जाता है। तो जो एग्रीकल्चरल पोर्शन होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, जो बिजनेस का पोर्शन होता है वो बिजनेस के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ बात मैं करूंगा कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे जनरेट होती है? खेतों से जोताई, गुड़ाई, नुराई, बुआई करके जो किसान फसल बोता है और उगाता है और काटता है, उसके इस प्रोसीजर के बाद जो इनकम जनरेट होती है, उस इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करती। तो एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स, उसमें कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता। क्लियर? चलिए, तो मैं यहां लिखूंगा कि भाई ये टैक्सेबल है, ना रे बाबा ना, एग्जेम्प्ट। यस, आंसर हमारा होगा बी नंबर, एग्जेम्प्ट, कि एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। डन। आगे मैं लिखूंगा, लिखा है सैलरी इनकम वेतन में शामिल है। सैलरी में शामिल है, वेतन में शामिल है। क्या वेतन में शामिल है? सैलरी मीन्स व्हाट? सैलरी मीन्स जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को पे किया जाता है, उसे हम सैलरी कहते हैं। मस्ट बी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा और एम्प्लॉय को वर्क डन होने के बाद या वर्क के बाद जो उसे रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक या उसे रिटर्न देगा, उसे हम सैलरी कहते हैं। चलिए मैं बात करूंगा, जब अकाउंट हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं वेजेज। वेजेज क्या होता है? जब कोई लेबर किसी फैक्ट्री में या प्रोडक्टिव वर्क करता है और उसे हम जो पैसे देते हैं उसे वेजेज कहते हैं। जब कोई एजेंट का काम करता है, हमारे गुड्स को सेल करता है और सेल करता है, तो सेल प्रमोशन करने के लिए मैं उसे सेल पे कमीशन देता हूं। वो कमीशन भी उसे वर्क के बाद ही दी जाती है, वो भी सैलरी में आ गया। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो ऑफिस में वर्क जो करता है या अनप्रोडक्टिव वर्क करता है, उसे मैं सैलरी देता हूं। तो सैलरी, वेजेज, कमीशन, ये अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, लेकिन है तो काम करने के बाद एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया। और जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है वो सब क्या होता है? सैलरी का पोर्शन होता है। इनकम टैक्स में सबको मिक्स करके, वेजेस को, कमीशन को, पेंशन को, सैलरी को मिक्स करके सैलरी नाम देते हैं। लेकिन अगर यही अकाउंट्स होता तो मैं चेक करता ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। यही कास्ट अकाउंट होता तो मैं चेक करता ये फैक्ट्री का है या ऑफिस का है या ओवरहेड का है, ये किसका है, तब मैं कैटेगरीज करता। लेकिन सैलरी में, हेड में, इनकम टैक्स में आने पर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी टर्म्स, यानी मॉनेटरी टर्म्स में या सुविधाओं में जो दिया जाता है, सब आपको जोड़ के ले आ देते हैं। कहाँ? सैलरी में। तो लिखा है यहाँ सैलरी इंक्लूड्स, वेतन में शामिल है क्या? वेजेस? यस सर, हाँ है। पेंशन? हाँ जी हाँ है। और आगे लिखा है कमीशन ऑन सेल्स, बिल्कुल है। आगे ऑल ऑफ दिस, यस, राइट आंसर। ये आंसर हमारा सही है। ऑल ऑफ दीज, ये सारे सैलरी के पार्ट्स हैं। क्लियर? तो इनकम टैक्स का मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा था। इन है तो 6 क्वेश्चन, मैं ज्यादा वक्त ले लिया क्योंकि जितनी बातें मैंने साइड से बोली है सब आपके काम आएंगे। ठीक है? इस लेक्चर के लिए थैंक यू, फिर आगे मिलेंगे।